आज का जो विषय है वो महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। जो भी वर्किंग वुमन है, अगर उनके कार्यस्थल पे अगर उनके साथ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो या किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो उनका वायलेट होता है। जैसे कि आर्टिकल 14, 15 और 21। आर्टिकल 14 के अंदर में समान अधिकार की प्राप्ति होती है और आर्टिकल 15 जो है वो किसी भी तरह का भेदभाव के खिलाफ हमें अधिकार प्राप्त कराता है और आर्टिकल 21 जो है वो हमें जिंदगी को फ्रीली जीने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए और किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो कोई ऑक्यूपेशन हो या फिर प्रोफेशन हो, वो हम फ्रीली तौर पे कर सके और एक सेफ एनवायरनमेंट में कर सके, इसके प्रति हमें अधिकार देता है। लेकिन अगर किसी भी महिला के साथ वर्क प्लेस पे अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो या फिर भेदभाव हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में संवैधानिक राइट्स जो मैंने अभी बताए हैं आर्टिकल 14, 15 और 21 के अंदर में वो वायलेट होते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है भौरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सन 1992 में जो एक भौरी देवी थी वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करती थी, जहां पर वो महिलाओं के प्रति सुरक्षा, उनके एजुकेशन से रिलेटेड या फिर दहेज प्रथा से रिलेटेड या फिर चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड वो काम करती थी। और एक बार उनके गांव में एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी और उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाई और उसे रोकने की कोशिश की। उस वक्त तो वो चाइल्ड मैरिज रुक गया, बट बाद में वो शादी हो गया था। लेकिन इससे काफ़ी लोग रुष्ट थे और उन्होंने कुछ लोगों ने उनके साथ गैंगरेप कर दिया, जिसके खिलाफ भौरी देवी ने सेशन कोर्ट में केस फाइल की, जहां पे उन्हें न्याय नहीं मिला और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट पे गई, जहां पर केस लंबा चलने लग गया। और इसी दौरान जो है पूरे देश भर में ये बात पूरे आग की तरफ फैल गई और काफ़ी लोगों का जो सपोर्ट है वो भौरी देवी के साथ आने लग गया। काफ़ी सारे एनजीओज थे, काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सारे एकजुट हुए और एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था विशाखा। और इसी विशाखा प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पीआईएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर ये एक नया और एक गंभीर समस्या उभर कर आया सुप्रीम कोर्ट के पास में और उन्होंने काफ़ी सारे गाइडलाइंस पास किए जिसे हम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। और इन्हीं सारी सिचुएशंस को ध्यान पे रख करके जो वर्किंग वुमन है उनके कार्यस्थल पे उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, इससे रिलेटेड एक कानून को बनाया गया जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस तरह की जानकारी जो है आपको समय समय पर मिलती रहे भविष्य में, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कोई भी वर्किंग वुमन जो है उनके कार्यस्थल पे उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो या फिर किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में इस अधिनियम के अंतर्गत वो कंप्लेन कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी बातों को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। अगर किसी भी महिला को अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कहा जाता है और फिर उसके फेवर में अगर प्रमोशन देने की बात की जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। या फिर अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाती है महिला, तो उसका डिमोशन कर दिया जाएगा या फिर महिला को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि उसके जो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसे बर्बाद कर दिया जाएगा या फिर उसके काम में किसी भी तरह का दखलंदाजी किया जाए या फिर पूरा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसे बर्बाद करने की कोशिश की जाए, उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाए, झूठी खबर फैलाई जाए या फिर किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमिलिएशन ट्रीटमेंट जो है महिला के साथ की जाती है जिससे कि उसके शरीर या फिर स्वास्थ्य पे असर पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में इन सारी बातों को सेक्सुअल हैरेसमेंट इस अधिनियम के अंतर्गत माना जाता है। सेक्शन 4 के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होती है और
जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं के खिलाफ हो रही होती है वो सारे कंप्लेंट जो है इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास में जानी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर जो कंपनीज है या फिर किस जो भी एम्प्लॉयर है, अगर उनके एक ऑफिस से ज़्यादा डिफरेंट ऑफिसेस है, डिफरेंट ब्रांचेस है, तो जितने भी ऑफिसेस हो हर ऑफिस में ऐसी एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी बेहद जरूरी है। सेक्शन 6 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक लोकल कमेटी का गठन करे और जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो महिलाओं के साथ हो रही होती है उसके खिलाफ वो कंप्लेंट को देख सके। और अगर जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उन्होंने अगर कोई भी अपना इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाया होता है क्योंकि उनके पास 10 से कम वर्कर थे, या फिर जो कंप्लेंट हुए वो एक्चुअली में जो एम्प्लॉयर है उसी के अगेंस्ट में फाइल करनी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो लोकल कमेटी के पास में कंप्लेंट फाइल हो सकती है। सेक्शन 10 जो है वो कंसिलिएशन से डील करता है, यानी कि सेटलमेंट प्रोसेस से डील करता है। अगर महिला को लगता है कि वो सेटलमेंट करना चाहती है आपसी बातचीत से, तो इंटर कम्युनल कमेटी और लोकल कमेटी जो है वो सेटलमेंट करा सकती है। लेकिन इस बात का यहाँ बेहद ध्यान रखा जाना चाहिए कि पैसा आधार नहीं बनना चाहिए सेटलमेंट के लिए, यानी कि पैसे लेकर सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए इस अधिनियम के अनुसार। और इसके बाद जो है इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी जिनके पास ये केस गया होता है वो इस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसे फॉरवर्ड कर देते हैं एम्प्लॉयर के पास या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास में नेसेसरी एक्शन लेने के लिए। उसके बाद इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी उस सेटलमेंट जो हुआ होता है उसकी एक एक कॉपी देते हैं दोनों पार्टीज को, और उसके बाद इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं करते। सेक्शन 11 जो है वो इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट से रिलेटेड है। अगर सेक्शन 10 के अंदर में सेटलमेंट नहीं हो पाता तो वैसे सिचुएशन में जो इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी जो है वो इंक्वायरी की शुरुआत कर सकते हैं अगर जो रेस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉय है तो। और अगर महिला जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि घरों में काम करने वाली महिला है, तो वैसे सिचुएशन में लोकल कमेटी को अगर लगता है प्राइमा फेसी की सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वैसे सिचुएशन में 7 दिन के अंदर अंदर जो वो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फिर एक केस रजिस्टर हो जाता है अंडर सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, और इसके साथ अन्य धाराएं भी लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। और अगर जो सेटलमेंट सेक्शन 10 के अंदर में हुआ होता है तो अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है अगर रेस्पोंडेंट उसे कंप्लाई नहीं करता है तो वैसे सिचुएशन में महिला जो है वो इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी को इन्फॉर्म कर सकती है और फिर इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी इंक्वायरी की शुरुआत कर सकती है उस कंप्लेंट में। और अगर जो दोनों पार्टीज जो है वो एम्प्लॉयज हैं तो ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्टीज को बराबर सुनने का अधिकार दिया जाता है और उनके सुनने के बाद एक फाइंडिंग्स तैयार की जाती है और उस फाइंडिंग्स की जो कॉपी है वो दोनों पार्टीज को दी जाती है। और अगर जो रेस्पोंडेंट है वो सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर में उसका कन्विक्शन हो जाता है उस जुर्म में, तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो एक आदेश दे सकता है रेस्पोंडेंट को कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रेस्पोंडेंट जो है वो महिला को पे करे। और ये जो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो डिसाइड करने में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कोर्ट के द्वारा, जैसे कि महिला किन किन पेन से गुजरी है उस सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से, क्या क्या सफरिंग्स हुए हैं, क्या क्या मेंटल टॉर्चर हुए हैं उसे, क्या क्या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट हुए हैं, ट्रीटमेंट के लिए खर्चे हुए हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए खर्चे हुए हैं, या फिर महिला का जॉब का या फिर करियर का जो कुछ भी नुकसान हुआ है उन सब चीज़ों की बातों का, साथ ही साथ इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस जो है रेस्पोंडेंट का, उन सारे चीज़ों का ध्यान में रखकर ही ये अमाउंट का जो क्वांटम है उसे डिसाइड किया जाता है। आज का जो ये विषय है ये काफ़ी लंबा है और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं आज यहीं स्टॉप करूँगा और इसका जो बाकी के जो पार्ट है वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा आपके लिए, जहाँ पर आपको महिलाओं को और क्या क्या अधिकार प्राप्त है, उन्हें जो पेमेंट जो मिलेगा वो किस तरीके से मिल सकता है, और जो कंप्लेंट जो है जो पूरी प्रोसेस जो हुई है कंप्लेंट की
वो पब्लिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई महिला अगर फॉल्स कंप्लेंट करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, तो क्या क्या कानूनी प्रावधान है उससे रिलेटेड, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है उससे रिलेटेड महिला के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर भविष्य में भी मिलती रहे। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।